जी, हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, ऐसा चैप्टर जिसमें हम पूरे डेटा सेट को जस्ट एक सिंगल वैल्यू से कन्वे करने की कोशिश करते हैं। सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द कंप्लीट डेटा, और वो ऐसी सिंगल वैल्यू जिसमें हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जो है वो कम्युनिकेट करे। अगर हमने ये देखना हो कि इस डेटा में कौन सी ऐसी सिंगल वैल्यूज हैं कि रेस्ट ऑफ द डेटा वैल्यूज आर राउंड अबाउट दैट नंबर, उसके आगे पीछे गिर दो। लेकिन ये नहीं बताया जा सकता हाउ मच राउंड अबाउट दिस नंबर। देखिए, अगर फर्ज करें आपके पास एक डेटा सेट है और उसमें एक रीडिंग 49 है, एक रीडिंग 51 है। अगर आप एवरेज की बात करें तो वो 50 है, लेकिन इस 50 से ये नहीं पता चलेगा कि बाकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो इसके कितना क्लोज है या कितना फार अवे है। एक और डेटा है, एक 2 है, एक 98 है। इसका मीन कैलकुलेट करें 50 है, और आपको अगर ये बताया जाए दो डेटा सेट्स हैं उनका मीन 50 है, तो आप कहेंगे एक ही जैसे हैं, एक जैसी रीडिंग है उस डेटा में। लेकिन अगर आप डेटा की एक्चुअल पोजीशंस देखें तो आपको इंटायरली दो डिफरेंट डेटा सेट्स नजर आएंगे। तो मीन इज मीन, मीन सेल्फिश है। मीन की मदद से ये नहीं गेस किया जा सकता कि बाकी जो उससे जिससे ये बनकर आया डेटे का मीन वो राउंड अबाउट कितनी है। वो जब फिर नेक्स्ट कोई चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज को भी डिस्कस किया जाएगा कि जो जो बाकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या इस मीन के क्लोज हैं या फार अवे फ्रॉम द मीन है, कितना उनका वेरिएशन आ रही है। तो वो भी हम नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें इस चीज को जो है वो डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि मीन कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। अब वो डिफरेंट मेथड्स अल्टरनेटिव नहीं है। अल्टरनेटिव मेथड्स वो होते हैं कि आंसर सबसे सेम आता है और फार्मूला थोड़ा डिफरेंट होता है, तो ऐसा नहीं है। ये सब्स्टिट्यूट्स हैं, अल्टरनेटिव नहीं है। तो अगर इस तरह का डेटा सेट हो तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ इस किस्म के ये मेथड्स जो हैं वो अवेलेबल है। इसी तरह से हार्मोनिक मीन है, मीडियन और मोड है। दीज आर डिफरेंट मेथड्स। और डिसीजन एक कौन सा मेजर यूज करना हमें कहते हैं डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर सिचुएशन अंडर कंसिडरेशंस, कि पर्टिकुलरली वो सिचुएशन है क्या जिसके लिए हमें यूज करना है। अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन पढ़ी और फिर प्रॉपरली एक फार्मूला जो हमने याद करना है, बड़ा सिंपल सी है। सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस डेटा। रिप्रेजेंट किया जाता है, फिक्स नोटेशन है एक्स बार। और फिर यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने ये गेट की कि अगर आप नंबर ऑफ वैल्यूज को मीन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जो कि बेसिकली क्या चीज है? बेसिकली है ये चीज है कि हर वैल्यू को अगर मीन के इक्वल रख के जमा कर दिया जाए, ये नेक्स्ट बार ही कहलाएगा ना। एक्स बार है वैल्यू, कितनी दफा है जी? 8 दफा जमा करनी है, तो हम 8 से जरब दे देते हैं। रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर इज मल्टीप्लीकेशन। तो फिर एक रिजल्ट जो था वो ये था कि जी इस वैल्यूज का सम इन ओरिजिनल वैल्यूज का सम कर ले या सपोज वैल्यू का सम कर ले। देखने में तो ये बात सही नहीं है कि हर वैल्यू 68.5 है, लेकिन ओरिजिनल का सम और सपोज वैल्यू का सम ये ऑलवेज इक्वल होगा। एक तो ना इसी डेटा सेट में कोई कैलकुलेशन बाय चांस इक्वल आ जाती है और कुछ ऐसी कैलकुलेशंस जो कि जरूर होंगी, तो ये उनमें ही से ही है। उसके बाद फिर इसी के रेलेवेंट हमने कुछ इंफॉर्मेशन की जिसमें हमें मीन्स अवेलेबल थे, और उन मीन्स कुछ वैल्यूज के मीन्स अवेलेबल थे, और उन्हीं से हमने एक तमाम वैल्यूज का मीन कैसे कैलकुलेट किया है। मीन कैलकुलेट करने के लिए जितनी वैल्यू का हमें मीन कैलकुलेट करना है, एग्जैक्ट उतनी ही वैल्यूज का, जितनी वैल्यूज का हमने मीन स्टार्ट करना है, जितनी वैल्यूज का मीन फाइंड करना है उतनी वैल्यूज का टोटल चाहिए। तो हम मीन से सब वैल्यूज के टोटल बना लेते हैं, बाद में जमा करके कह देते हैं कि ये ओवरऑल टोटल हमारे पास आ गया है। और उसके बाद
हम उसका जो जो डेटे का मीन है, जितनी वैल्यूज का मीन हमने फाइंड करना होता है, एग्जैक्टली उतनी वैल्यूज का मीन जो है वो हमारे पास आ जाता है। ये 3-4 प्रॉब्लम हमने उसी के ही रेलेवेंट जो थे वो हमने परफॉर्म किए। जी, सबसे पहले तो यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। ओके, इसका मतलब आपको यहां तक कोई इश्यू नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनमें से मेरा 2 तो हमने पहले भी डिस्कस की हुई थी, चलें एक रिवाइज हो जाता है। ये जो प्रॉपर्टीज होती है ना, आप समझ लें कि कुछ वो जो कैलकुलेशन है या जो कोई फार्मूला है उसके रेलेवेंट कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं, ये प्रॉपर्टीज, कि समटाइम हमें लगता है ऐसे है कि जी ये तो बड़ा लंबा सफर तय करना पड़ेगा और फिर जाके हम इस आंसर को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन हमें उसके मुतल्लिक एक प्रॉपर्टी का पता होता है तो हम कहते हैं ये तो पहले ही हम जानते हैं। बड़ा शॉर्ट बन जाता है, मतलब सीधा सीधा ही आप उस चीज को जो है वो मेंशन कर देते हो। जैसे मैं वैसे ही एक बात कर रहा हूं कि अगर ए, फर्ज करें कि अगर आपके पास कोई एक आइडेंटिटी है ए प्लस बी और ए प्लस बी, लेट्स सपोज मैथमेटिक्स में आपने इसको सॉल्व करना है। ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ए बी होगा, फिर ए बी होगा और फिर बी स्क्वायर होगा। इसको अगर आप लिखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे ही है ना। अगर मैं यही चीज जो कि इस वक्त इस तरह से लिखी हुई है, ये तो यही लिखा हुआ है आपने, ये लिखा हुआ ना, पावर 1 बेस से वो तो पावर ऐड हो जाती है। अगर मैं आपको ये कहता कि जी इसका फार्मूला लिखे, तो आपने तो कहना था ये हम जानते हैं, और जो नहीं जानता था उसने मल्टीप्लाई करके भी वही आंसर ले लिया। बस फार्मूला प्रॉपर्टी आपका डायरेक्ट या इजी थोड़ा सा आपको एक वे बता देता है कि डायरेक्ट यहां तक पहुंच जाए। इसी तरह से ये कुछ मीन की प्रॉपर्टीज है। डेविएशंस को हम जानते हैं, फर्क को कहते हैं। कहां से डेविएशन लेनी है? रेफरेंस वैल्यू। और प्रॉपर्टी ये है कि इफ वी टेक द डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम मीन, इट्स सम विल ऑलवेज 0। और इसको मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं, ये पहले भी पढ़ा हुआ है। इफ वी टेक द डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस बट फ्रॉम द मीन ओनली, इट्स सम विल बी 0। अगर आप इसको चेक करें, फर्ज करें ये वही डेटा सेट है स्टूडेंट के मार्क्स का, आल्दो हमने पहले भी इस चीज को प्रूफ किया हुआ, चलें थोड़ी रिवीजन हो जाएगी। इसका मीन कैलकुलेट किया डेटे का, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, तो वो आ गया 68.5। हमने मीन से डेविएशन ले ली, बिकॉज मीन इज 68.5। कुछ डेविएशन इसमें नेगेटिव आ रही है, कुछ पॉजिटिव, और जब हमने डेविएशंस को सम किया है तो आंसर इज 0। हो सकता है आप कहें जी जहां से भी डेविएशन है 0 ही आ सकता है, तो मैंने एग्जांपल के तौर पे इस मीन की बजाय डेविएशन किसी और नंबर से ले ली। लाजमी नहीं वो डेटे में से ही एक नंबर जरूर होना चाहिए, आपको तो सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूं ना कि चलिए जी ये आपका एक डाउट जेन में आ रहा था कि जी हो सकता है डेविएशन का सम हमेशा ही 0 आता हो, जहां से मर्जी ले ली जाए। तो अपना अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने एक और नंबर ले लिया 70। You take anyone, 60, 50, 90, 80, anyone, उससे डेविएशन ली 67 माइनस 70, 72 माइनस 70 एंड सो ऑन। इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव आ रही है, लेकिन इसका सम 0 नहीं है। क्या सम आएगा? आई डोंट नो, 0 नहीं आएगा। 0 सिर्फ उस वक्त आएगा जब वो मीन से डेविएट किए गए, और यही जो है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मीन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, if we square that deviation and then sum,
इट्स आंसर विल बी मिनिमम। यानी कि डेविएशन ले मीन से, उसको स्क्वायर कर ले, डेविएशंस को स्क्वायर करना है, सामने पहले कर लेना, इंडिविजुअल डेविएशंस को पहले स्क्वायर करना है, जो नेगेटिव होंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी, फिर सम करना है। कहता वो जो आंसर आएगा वो कम होगा, मिनिमम होगा। अब मिनिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, 2 मिनिमम होता है, 4 होता है, 10 होता है, 15 होता है। हाँ, अगर इसके साथ कोई और दूसरी वैल्यू आपको बताई जाए, फिर पूछा जाए विच वन इज मिनिमम, तो आप फौरन आंसर करेंगे कि जी एक 90 है, एक 98 है, तो 90 इज मिनिमम। तो इसको लिखते वक्त आल्दो को मैथमेटिकली लिखना कोई आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन कहाँ चीज को लिखी हो तो समझ तो आनी चाहिए। ये डेविएशन ली गई है मीन से स्क्वायर करके, और ये डेविएशन ली गई है एनी अदर नंबर है ये। जैसे उधर मैंने 70 दिया था, इट मे बी 70 एज वेल। देयर इज एनी अदर वैल्यू अदर देन मीन ऑफ द डेटा, डेटे के मीन के अलावा कोई भी वैल्यू कहता ले, ये काम आएगा। ये लेस लिखा हुआ है, ये वैल्यू लेस होगी। इसको देखते हैं, मीन से डेविएशन भी उनके स्क्वायर्स किए गए, यानी कि इनके स्क्वायर्स 1.5 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर, 0.5, 1.5, नेगेटिव 3.5। और ये डेविएशन ली गई है 70 से, और उसके स्क्वायर्स नेगेटिव 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, नेगेटिव 2 का स्क्वायर, 0 का, 2 का, 5 का। अब जब सम किया दोनों को, जो मीन से डेविएशन थी उनका सम 102, और जो 70 जो कि मीन नहीं था उससे डेविएशन 120, तो लिख सकते हैं कि 122 इज मिनिमम एज कंपेयर टू 120। आपको एग्जाम में ये थ्योरेटिकली, मतलब मैंने तो देखिए न्यूमेरिकली करके मैंने इसलिए बताया ताकि आपको ये चीज याद रखने में आसानी हो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आंखों से देखते हैं तो याद हो जाती है, ज़हन में नक्श हो जाती हैं, जिसे कह लें। कानों से सुनते हैं समटाइम चीजें याद आ जाती हैं, लेकिन जिस चीज का पता ना हो वो रटा लगेगा तो याद होगी, रटा जरा सा इधर उधर हुआ तो भूल गया, पता नहीं क्या था। लेकिन चीज अब आपके लिए तो और आसान है, एग्जैक्ट वर्ड भी याद करना आपके लिए जरूरी नहीं है, बस ये पता होना चाहिए ये मिनिमम का मतलब है मीन से लें स्क्वायर करें, अदर वैल्यू से लें स्क्वायर कर, मीन से काम होता है, इसलिए ये आसान है। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टी के रेलेवेंट काफी दफा एग्जाम में क्वेश्चन आया, दैट इज द थर्ड वन। और वो क्या है, लेट्स सपोज आप डेटे का मीन कैलकुलेट कर लेते हो, और वो आपने डेटे का मीन कैलकुलेट कर दिया। लाइक यही डेटा सेट है, आपने डेटे का मीन जो है वो कैलकुलेट कर दिया, टीचर ने पेपर मार्क कर दिया, और ये सारे के सारे उस स्टूडेंट के पेपर मार्क के आंसर्स हैं। बाद में टीचर को इस चीज का पता चला कि जी एक क्वेश्चन जो था या टीचर सबको ग्रेस मार्क्स देना चाहता, लाइक ऐसे कह लें 3-3 नंबर्स सब बच्चों को उसने ऐड करने हैं, एक्स्ट्रा कह दें, या कोई क्वेश्चन की स्टेटमेंट उससे गलत प्लेस हो गई, अकॉर्डिंग टू रूल वो 3 नंबर का क्वेश्चन था, वो सबको ही एक्स्ट्रा मिलने थे। अब टीचर ने पेपर मार्क किया हुआ है और उसका मीन कैलकुलेट किया हुआ है, और वो है 68.5। शायद टीचर ने अपना वर्क डन कर लिया और आराम से बैठा हुआ है। अब पता चला कि उसको तो डेटा चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज एवरी स्टूडेंट 3 मार्क्स मोर, तो इसके जब 3 मार्क्स आएंगे ये डेटा 70 पे चला जाएगा, ये 75 पे चला जाएगा, ये 71, 73, 78, 71, 78 एंड 66, ये सारा डेटा चेंज हो गया। इस डेटे को कोई नाम देना चाहें तो कह सकते हैं ना x+3 डेटा है, x ओरिजिनल +3 उसमें वैल्यूज ऐड करते हैं। और क्वेश्चन ये है कि जी ये जो नया डेटा बन गया है लाइक दिस वन, इसका मीन भी चाहिए, क्योंकि डेटा कोई बहुत ज्यादा लेंथी नहीं था, हम दोबारा से मीन कैलकुलेट कर लेते हैं, दोबारा से मीन कैलकुलेट कर ले। लेकिन आप चीज नोट करोगे कि जो डेटे का मीन आप दोबारा से कैलकुलेट करके देखिएगा वो 71.5 आता है। अब इसका ना नाम y कर ले, चले न्यू डेटा y हमारा जो कैसे बना है, ओरिजिनल डेटा +3 से बना, 71.5 इसका मीन है। अब चेक कर लीजिएगा, इतना ही। अगर आप इसको
उस डेटे के मीन से कंपेयर करें जो कि ओरिजिनल था 68.5 और ये वो डेटा है जो चेंज के बाद है 71.5। तो आप में इनको एक लिंक नजर आएगा, ओरिजिनल एंड मीन आफ्टर चेंज। आप कहेंगे 3 ज्यादा है मीन, ऐसा ही है ना, मीन 3 ज्यादा है। तो प्रॉपर्टी याद कर लें, जो चेंज आपने हर वैल्यू में आनी है एग्जैक्टली वही चेंज मीन में भी आ जाती है। तो फिर इसका मतलब है कि अगर हमें ये कहा जाए कि एक डेटा सेट है उसका मीन 68.5 है, if 3 is add to each observation of the data, now what is the new mean? आप सिंपली कहेंगे कि जी न्यू मीन लेना ना, ओल्ड मीन जो पहले था क्या किया जी, हर वैल्यू में 3 ऐड किया। आपने कहा ना मीन में भी 3 ऐड कर ले, न्यू मीन आ जाए। देखिए मैंने कोई नया डेटा नहीं बनाया, कोई मीन को रिकैलकुलेट नहीं किया, ये प्रॉपर्टी है। जो चेंज हर वैल्यू में आनी है एग्जैक्टली वही चेंज मीन में भी आ जाती है। और एक चीज, ये ऐसा नहीं है कि आप कहें जी कि पहले में तो 3 ऐड करके चेंज करना है, दूसरे में 2, फिर तीसरे में 3, इसमें 5, अब बताएं डेटे के क्या है। तो इसे नहीं, सेम कांस्टेंट एडेड टू ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये उस वक्त की बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, सेम कांस्टेंट एडेड टू ऑल ऑब्जर्वेशंस। अगर कोई कहे कि जी अगर माइनस करना होगा तो मीन में भी माइनस हो जाएगा, कि जी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, मीन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हर वैल्यू को अगर आप 3 से डिवाइड करें तो मीन पे क्या फर्क पड़ेगा, मीन भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक चीज पर याद कर ले, चेंज अकर्स इन द वैल्यू आल्सो सेम चेंज अकर्स इन द मीन, ये आखिरी प्रॉपर्टी है। जरा पहले इसको पढ़ लेते हैं। कहता है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म करना, चेंज करना, ऑफ डेटा यानी कि एक्स बाय, कैसे, एडिंग, ऐड करने से, और सब्ट्रैक्टिंग सेम कांस्टेंट, सेम, ये नहीं किसी में 2 ऐड कर दें किसी में 3, फ्रॉम ऑल द ऑब्जर्वेशंस, तमाम ऑब्जर्वेशन से अगर आप सेम कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक, ऐसी चेंज को स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में चेंज ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। एग्जाम में यही वर्ड एग्जामिनर का लफ्ज बोलता है। इससे ये मुराद ली जाती है जी डेटा चेंज हुआ है, एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से अगर डेटे में चेंज आती है तो उसे हम चेंज ऑफ ओरिजिन का नाम देते हैं। और चेंज वो बता दिया कि सेम वैल्यू ऐड सब में या सब्ट्रैक्ट, ये नहीं किसी में ऐड कर दिया किसी में सब्ट्रैक्ट कर दिया। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, या मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें बाय द सेम कांस्टेंट, दिस चेंज इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल। इसको हम चेंज ऑफ स्केल का नाम देंगे। तो 2 चेंजेस, कभी एग्जाम में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन कि इफ वी ऐड सेम कांस्टेंट टू ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा दिस चेंज इज कॉल्ड, और आगे लिखा होता चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन, ऐसे ही चेंज ऑफ वैल्यू, नो इट इज कॉल्ड चेंज ऑफ ओरिजिन। अगर आप सेम कांस्टेंट सब में ऐड करते हो, वो बार बार वर्ड बोलने की जरूरत नहीं है, सेम कांस्टेंट, अगर वो सेम कांस्टेंट ही ऐड करेंगे तो ये चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल कहलाएगी। और अरिथमेटिक मीन जो अभी हम पढ़ रहे हैं इज इफेक्टेड बाय, कहता किससे इफेक्ट होता है, दोनों से ही वो इफेक्ट होता है। चेंज ऑफ ओरिजिन होगा डेटे में तो मीन भी चेंज हो जाएगा, चेंज ऑफ स्केल होगा तब भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसी चीज को मैंने यहां लिखा हुआ है, ये मेरे पास डेटा था और ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम कांस्टेंट जिसका नाम बी है एंड एडेड विद द सेम कांस्टेंट जिसका नाम ए है। यानी कि ये जो चीज लिखी हुई है ये बोथ चेंज ऑफ ओरिजिन भी है और स्केल भी है, एंड स्केल। एक भी चेंज हो सकती है, चेंज ऑफ ओरिजिन सिर्फ हो सकती है डेटे में सिर्फ चेंज ऑफ स्केल हो सकती है, दोनों भी हो सकती हैं। कहता है अब चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल हो जाए डेटे में तो आप और इस डेटे का नाम न्यू डेटा बन जाएगा ना, इसका नाम y है,
तो कहता आप बता सकते हैं कि नए डेटे का मीन कितना होगा? जी बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? वो जो प्रीवियस मीन होगा उसमें भी चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल करते हैं। ये देखें, जो वैल्यू में हो रहा है वही मीन में भी आ जाएगा, जो वैल्यूज में हो रहा है वही मीन में भी आ जाएगा, नया डेटा बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये अक्सर एग्जाम में आता है कि वो कह देता जी एक डेटा सेट था, उसका मीन इतना कैलकुलेट किया, हर वैल्यू में कहता 5 ऐड करे और बताएं न्यू डेटे का मीन क्या होगा। अब जिसे इस प्रॉपर्टी का नहीं पता वो कहेगा जी डेटा वैल्यू होगी तो हम 5 ऐड करेंगे तो न्यू डेटा बना के इसका मीन बताएंगे। कोई जरूरी नहीं है न्यू डेटा बनाने की। क्या आ रहा है? हर वैल्यू में 5 ऐड, आपने कहा जो मीन दिया उसमें भी 5 ऐड कर दो। प्रूफ के तौर पे ऐसे ही यार एक एक्सरसाइज हमारी हो जाएगी। मैंने क्या किया, ये चेंज ऑफ स्केल किया, ये चेंज ऑफ ओरिजिन किया अपने तौर पे। आपने कहा 2 कहां से आ गया, 3 कहां से आ गया, कुछ रख ले, बताना है ना आपको, समझाना है। न्यू डेटा बना दिया, इस डेटे को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 ऐड किया और ये रीडिंग बन गई चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल के बाद 137। सिमिलरली 72 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 ऐड किया तो ये नई रीडिंग बन गई 147। तो डेटा तो चेंज हो गया ना, 67 जो था वो 137 पे चला गया, 72 था वो 147 पे चला गया, एंड सो ऑन। तो ये चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल है। मुझे आइडिया नहीं था, मैंने चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल करके नया डेटा बनाया और उसका मीन कैलकुलेट किया 1120 और ये 8 रीडिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8। न्यू मीन आ गया 140। प्रीवियस मीन कितना था? 68.5 और न्यू मीन कितना है? न्यू मीन आ रहा है आपके पास 140। अब जरा देखिएगा कि क्या ये जो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल वैल्यूज में हुआ है, क्या ये सेम चेंज ऑफ ओरिजिन वैल्यूज में है? देखते हैं। हमें चाहिए था इसका मीन, हमने सारी नई वैल्यूज बनाई, उसका मीन हमने कैलकुलेट कर लिया है जो कि 140 आ रहा है। अब चेक करते हैं क्या अगर हम मीन को भी चेंज ऑफ स्केल कर देते और उसमें चेंज ऑफ ओरिजिन कर देते तो फिर भी 140 ही आता है। तो 140 आता है, तो फिर तो ये काम करने की जरूरत ही नहीं है। हम जब प्रीवियस मीन से ही न्यू मीन पे जा सकते हैं तो व्हाई वी कैलकुलेट द न्यू डेटा एंड रीकैलकुलेट द मीन ऑफ दिस न्यू डेटा, तो जरूरत नहीं है। तो थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है एडिशन सब्ट्रैक्शन से जो डेटे में चेंज आए और चेंज बाय द सेम कांस्टेंट, एडिशन या सब्ट्रैक्शन से चेंज आए चेंज ऑफ ओरिजिन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से चेंज आए चेंज ऑफ स्केल, डेटा चेंज होगा मीन चेंज होगा, बिल्कुल होगा। क्या चेंज आएगी? जो डेटे में आनी है। अगर डेटा 2 ऐड हो रहा है तो मीन में भी 2 ऐड हो जाएगा, अगर डेटे में से 5 माइनस हो रहा है तो मीन में भी 5 माइनस हो जाएगा। सेम इफेक्ट होगा। आगे जाके कुछ स्टैट्स के फार्मूले हम पढ़ेंगे जिनमें एक चेंज इफेक्ट करती है, करती नहीं है। मतलब डेटा चेंज भी कर दे आंसर में कोई चेंज नहीं आती, इस मीन में तो आ रही है, डेटा चेंज करेंगे मीन में भी वही चेंज आएगी। लेकिन कुछ स्टेट्स की कैलकुलेशन ऐसी होंगी, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में, कि जिसमें डेटा तो चेंज हो जाता है लेकिन उसके आंसर में कोई चेंज नहीं आती, स्टिल रिमेन्स द सेम। तो इसलिए कम से कम मीन में ऐसा नहीं है, मीन में जो चेंज आएगी तो मीन में भी जरूर रिफ्लेक्ट होगी। जी अब किसी ने क्वेश्चन करना हो? नो वन? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये जो हमने एडिशन की है, ये हर वैल्यू, हर डाटा की हर वैल्यू के साथ एक ही नंबर होना चाहिए, एक ही किस्म का, मतलब जी 3 सेम किया तो हर कॉन्सेप्ट, वैल्यू सेम सेम कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट। सर मल्टीप्लाई अगर दोनों हो रहा है, एडिशन और मल्टीप्लाई दोनों चीजें हो रही हैं, तो सर वो दोनों भी सेम हो सकते हैं कि 3 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 से ही उसको वो एडिशन भी हो रही जरूरी है? नहीं है। देखना जरूरी नहीं। मैंने जो एग्जांपल दी है उसमें मल्टीप्लिकेशन किससे हो रही है? मल्टीप्लिकेशन हो रही है 2 से, एडिशन 3 से, तो वो सेम होना जरूरी नहीं कि जी जिससे ये भी, ये ऐसे भी हो सकता था। तो आप कह सकते थे जी 2x + 0, ठीक है ना? तो
वो जरूरी नहीं है कि जिससे ओरिजिन चेंज करना उससे इस नंबर से ही स्केल चेंज होनी चाहिए, ये नहीं है। सेम का मतलब है वो सब में होनी चाहिए। ये ना हो कि आप इसे कहें जी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसे मल्टीप्लाई 3 से कर दें, इसे मल्टीप्लाई 5 से कर दें, तो ये चेंज ऑफ रीजन स्केल, ये चेंज ऑफ स्केल नहीं है। सेम कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करना है तो सबको करना है। और अगर प्रॉपर्टी में भी देखें तो यहां पर भी यही लिखा हुआ है, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग सेम कांस्टेंट किन से, फ्रॉम ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑल से। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वगैरह का सेम होना जरूरी है, वो उस नंबर्स का सेम होना जरूरी है। ठीक है सर, थैंक यू। क्लियर पॉइंट आपको? जी सर। जी आपका क्वेश्चन? जिस कांस्टेंट से हमने उसको मल्टीप्लाई करना है वो कांस्टेंट हमें गिवन होगा कि हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है? जी मल्टीप्लाई करना क्यों है, मैं आपको ना एक चीज है, एक स्टेटमेंट लिखी हुई होती है, ठीक, जैसे ये स्टेटमेंट लिखी है, आपको मैं स्टेटमेंट का मतलब समझाने के लिए, प्रॉपर्टी तो यही है जो आपने याद कर लेनी है, लाइक दिस वन, वो तो याद कर लेनी है आपको। अब इस समझाने के लिए मैंने अपने पास से ऐसे कोई नंबर लेके आपको ही चीज समझाई है। अब एग्जाम का क्वेश्चन फर्ज करें क्या आता है, अगर आप इसको, इस प्रॉपर्टी को एग्जाम में लेंगे, देखो कोई चीज प्रूफ करते हैं या समझाता हूं मैं, तो अपने पास एक चीज लेके मैं आपको कह देता, देखे जी ये जो चीज लिखी हुई है, सपोज दैट, ऐसे करके नहीं हम करते, सपोज दैट दिस वन, एंड देन आप उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। एग्जाम में आता है, फर्ज करें इफ मीन ऑफ डेटा इज 50, ये नहीं बताया कि डेटा में कितनी वैल्यूज हैं, उन्होंने कहा जी एक डेटा था और उसका मीन 50 था, फाइंड मीन इफ ईच वैल्यू ऑफ डेटा इंक्रीज बाय 10। कहता अगर डेटा की हर वैल्यू को 10 इंक्रीज कर दिया जाए तब मीन फाइंड करना। अब इतने क्वेश्चन से आप इस फाइंड मीन के लिए ये फार्मूला लिख के बैठ जाएं, वेयर इज द वैल्यू, वैल्यूज कहां है, तो है ही नहीं। अब प्रॉपर्टी कहती है कि अगर पहले मीन 50 है और हर वैल्यू को एग्जामिनर कह रहा है कि 10 इंक्रीज करके फिर मीन बताओ, ये है वो चेंज ऑफ ओरिजिन। या अपने पास से तो नहीं किया ना, उसने बताया जी ऐसा करके आप बताओ क्या मीन होगा, तो आप सिंपली 10 इंक्रीज हुआ ना, कहाँ, हर वैल्यू में, तो मीन भी हर वैल्यू का 10 अगर इंक्रीज हुआ तो मीन भी 10 इंक्रीज होके, तो न्यू वैल्यू का मीन 60 होगा। दिस इज द आंसर, 1 मार्क क्वेश्चन, दिस इज द आंसर, कि अगर हर वैल्यू में 10 ऐड हुआ है तो मीन भी 10 ऐड हो जाएगा। तो अब वो अपने पास से नहीं, आपने मतलब एग्जाम में ये तो नहीं करना ऐसे करें, अपने पास से तो नहीं कुछ किया ना, मैं आपको प्रॉपर्टी समझाई, एग्जाम में एग्जामिनर ऐसे कह सकते हैं। अब आपको, क्योंकि आपको समझ थी कि अच्छा हर वैल्यू में 10 बढ़ाना है तो ये तो चेंज ऑफ ओरिजिन बनता है, और चेंज ऑफ ओरिजिन का इंपैक्ट क्या था मीन पे, तो जी मीन भी उतना ही बढ़ेगा, तो मीन भी 50 था, मीन उसका न्यू वैल्यू उसका मीन 60 हो जाएगा। और हमारे पास इवन इस डेटा में वैल्यू है ही नहीं, और ना ही मैंने वैल्यूज का चेंज ऑफ ओरिजिन किया है, मैंने बस मीन का चेंज ऑफ ओरिजिन कर दिया क्योंकि उसने मुझसे मीन मांगा। जी किसी और को कोई क्वेश्चन हो? ठीक है जी, ये एक डेटा सेट है जिसको आप, ये वही डेटा सेट है जिससे हमने स्टार्ट लिया था। प्लांट्स 30 प्लांट्स थी, उनकी हाइट थी, और हमने उनकी हाइट को ग्रुप्स में फ्रीक्वेंसी में चेंज किया था। ये वही डेटा 30 प्लांट्स की हाइट का जो कि हमने शुरू में डिस्कस किया था। और उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूस
कंटिन्यूस वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी टेबल, और उसी को लेके हम नेक्स्ट काफी काम करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास डेटा सेट है, 6 प्लांट की हाइट 86 से 90 cm है, 4 प्लांट्स की हाइट जो है वो 91 से 95 cm एंड सो ऑन। आपको पता 30 प्लांट्स हैं। क्वेश्चन आ जाता है मीन हाइट ऑफ 30 प्लांट्स। जो वीट प्लांट्स थे 30, कहता है उनकी जरा मीन हाइट बता दें। अरिथमेटिक मीन पढ़ रहे हैं ना, मीन से मुराद अरिथमेटिक। हमने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज। 30 प्लांट्स की टोटल हाइट कितनी है? 30 प्लांट्स की टोटल हाइट कितनी है? नंबर ऑफ प्लांट्स 30, तुम दैट का मीन आ जाएगा। यही पढ़ा था ना, और मैंने कहा था इसके अलावा और कोई फार्मूला नहीं। अब पहला प्रॉब्लम जिस टेबल में आएगा, याद करें इस टेबल का ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक था वी डोंट नो द एक्चुअल हाइट ऑफ ईच वैल्यू। हम इंडिविजुअल आइडेंटिटी इज लॉस्ट, ये पढ़ा था ना हमने। हम ओरिजिनल शनाख्त भूल गए हैं। 30 प्लांट जरूर हैं, उनकी हाइट ओरिजिनली थी, इस टेबल में उनकी हाइट की शनाख्त नहीं है। हमें नहीं पता वो 30 प्लांट्स हैं, उनकी ओरिजिनल हाइट क्या है। अगर मेरे पास उनकी हाइट ही अवेलेबल नहीं है तो मैं उनको सम कैसे 30 की हाइट को कर सकता हूं? तो ये तो क्वेश्चनेबल हो गया फिर। क्यों नहीं कर सकते? हमें इस डेटा में ओरिजिनल वैल्यूज का पता ही नहीं है कि पहला प्लांट था उसकी हाइट क्या थी, सेकंड प्लांट की हाइट क्या है, थर्ड की क्या है, फोर्थ की क्या है, फिफ्थ की क्या है, वो डोंट नो, हमें नहीं पता। अब क्या करें फिर? मीन तो कैलकुलेट करना है। अब हम जाते हैं सपोज्ड वैल्यू की तरफ। वो जो पहली क्लास है जिसमें टोटल 6 प्लांट्स हैं, उनकी हाइट क्या है? पहला आंसर तो यही है, वो डोंट नो। और अब हम कहते हैं अच्छा चलो सपोज कर लेते हैं, गैस, लेकिन होना सबसे बेहतर गैस चाहिए। तो फिर हम सपोज करते हैं जो सेंटर में वैल्यू आएगी 88, याद है ना? इसे मिड पॉइंट भी कहते हैं, मिड पॉइंट भी कहते हैं। किसे लिखते हैं? एक्स से। तो हम सपोज करेंगे जो प्लांट बी पहली क्लास में होगा उसकी हाइट को हम 88 ही कंसीडर करेंगे। इस सपोजिशन के बाद डेटा में 6 प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 88 ही होगी। ठीक हो गया ना? क्योंकि हर वैल्यू जो उस क्लास में आएगी हमने मिड में लेना है। उस क्लास में 6 वैल्यूज हैं तो हम कहेंगे 6 प्लांट की हाइट 88 cm है। इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में आ जाएं, इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में आ जाएं। तो आप क्या करें? हर क्लास का मिड पॉइंट ले लें, हर क्लास का मिड पॉइंट लेंगे और समझा जाएगा 88 occurs 6 times in the data। 6 प्लांट ऐसे हैं जिनकी हाइट 88 होगी, 4 प्लांट्स की हाइट 93 होगी, 10 प्लांट की हाइट 98 होगी, 103 हाइट वाले 6 प्लांट होंगे, 100 cm वाले 3 होंगे और एक प्लांट 113 cm हाइट का होगा। सपोज्ड वैल्यू द बेस्ट गैस 30 पूरे हो गए। अब हर टोटल निकालना है, 88 प्लस 88 प्लस 88 प्लस 88 एंड प्लस 88 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 and 6 टाइम्स। तो ये पहली क्लास के जो 6 प्लांट्स हैं उनकी हाइट आ जाएगी, पहली क्लास के 6 की आएगी। लेकिन ये तो लेंथ नहीं हो जाता है, तो ऐसा ना कर लेते 6 into 88, ये वाला मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका मतलब है 88 को आपने 6 टाइम्स ऐड कर दिया, पहली प्लांट की क्या आ गई? पहले ग्रुप में जितने प्लांट्स हैं उनकी टोटल हाइट आ गई। तो टोटल हाइट फॉर ईच ग्रुप कैलकुलेट करना हो तो क्या कर देंगे? यदि एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर लें,
हर ग्रुप में जितने जितने प्लांट्स होते हैं उनकी टोटल हाइट आती जाएगी। तो पहले ग्रुप में 6 प्लांट्स, उनकी टोटल हाइट 528। दूसरे ग्रुप के 4 प्लांट्स, हर प्लांट की हाइट 93, 372 is the total height of 4 plants which is in second group, 980 and so on. F को X से ज़रब दे दें, जिससे मुराद है X उतनी दफा जमा हो जाएगा जितना F है, मतलब जितनी वैल्यूज हैं हर वैल्यूज को हर वैल्यूज को मिड पॉइंट समझें, मिड पॉइंट के इक्वल समझें, मल्टीप्लाई करें तो हर क्लास का अलग-अलग टोटल आ जाएगा। अब आप इस टोटल को ऐड कर लें तो पूरी डेटा का टोटल आ जाएगा। इसको कोई नोटेशन देना चाहें तो कह सकते हैं ये fx है, समेशन fx है। fx क्या बताता है? हर क्लास में जो वैल्यूज हैं उनका टोटल। समेशन fx क्या बताता है? तमाम क्लासेस की वैल्यूज का टोटल 2935। और टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है? 6 4 10 10 20 6 26 29 30। ये इसको नोटेशन देना चाहें तो समेशन एफ। अब मीन कैलकुलेट करना है। ये है वैल्यूज का सम, ये है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डेटा। मीन का फार्मूला भी याद कर लें, ये वाला समेशन एफ एक्स। एफ एक्स क्या है? हर क्लास का टोटल। समेशन एफ एक्स क्या है? तमाम वैल्यूज का टोटल डिवाइडेड बाय समेशन एफ। एफ क्या है? हर वैल्यू, हर क्लास की वैल्यू। समेशन एफ क्या है? पूरे डेटा की वैल्यूज। और हाइट आ गई है, ये तो स्लाइड नंबर है 2, 97.8 cm is the average height of the plants in this data which is 30। क्या फार्मूला मैंने आपको देखें, फार्मूला आपने डायरेक्ट ही याद करना है। ग्रुप डेटा हो, फ्रीक्वेंसी डेटा हो, मीन का फार्मूला आपने याद करना है, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। लेकिन मैंने ना जरा इसको बताया है कि जी एफ को वैक्स से मल्टीप्लाई जब कर रहे होते हैं तो बेसिकली ये क्या हो रहा होता है और एक्स क्या चीज है, क्यों मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग समझा दी। अब मैं हर फार्मूले की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं इसको समझता हूं आपके लिए। तो आपने ये रट्टा लगा लिया, भाई ठीक है, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, लेकिन कम से कम आपको ये पता है कि जी एक्स क्यों कैलकुलेट किया था, चूंकि हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू नहीं थी। एफ से मल्टीप्लाई क्यों किया था, बेसिकली उतनी दफा वो ऐड करना था। समेशन क्यों किया है, क्योंकि हमें मीन के लिए सारी वैल्यूज का टोटल चाहिए था। समेशन एफ को किया है, एफ का मतलब है एक क्लास में वैल्यू और समेशन एफ का मतलब है नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डेटा। तो ये ग्रुप डेटा का मीन का फॉर्मूला बन जाएगा, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। अब एक थोड़ी सी जो शायद कंफ्यूजन हो हमने कि जी ये जो हमने मीन डेटे का कैलकुलेट किया हुआ है, डेटे का मीन, ये तो हमने ऐसे ही सपोज्ड वैल्यू लेके कैलकुलेट किया हुआ है, सपोज्ड वैल्यू लेके। बिल्कुल ठीक है, 88 इज नॉट द ओरिजिनल वैल्यूज इन द डेटा। कोई 87 होगी, कोई 89 होगी, लेकिन हमने सबको 88 में रखा हुआ है। दूसरे ग्रुप में कोई वैल्यू 92 भी हो सकती है, 94 भी हो सकती है, 93 भी हो सकती है, लेकिन मैंने सबको 93 अज्यूम किया हुआ है और साथ ये भी कह रहा हूं दिस इज द बेस्ट गेस। अब एक कंफ्यूजन है कि क्या अगर हम ओरिजिनल वैल्यूज ले लें 30, तो वो भी तुम्हारे पास थी ना, और ये तो सपोज वैल्यू ली है, क्या उससे भी मीन फर्क नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि कहां आप ओरिजिनल वैल्यू ले रहे हो, 87 को 87 ही ले रहे हो, 89 को 89 ही ले रहे हो, जो कि इस क्लास में हो सकती हैं, लेकिन इसमें हम हर एक को 88 ले रहे हैं, यही कर रहे हैं ना हम, और उसी बेस पे कैलकुलेट किया। मैंने सिर्फ दिखाने के लिए क्या किया, चूंकि मेरे पास 30 ओरिजिनल वैल्यूज का भी डेटा सेट था, मैंने वहां से भी मीन कैलकुलेट कर लिया। मैंने कहा चलें ओरिजिनल से भी करते हैं। ये है मीन यूजिंग एक्चुअल डेटा, जो मेरे पास एक्चुअल रीडिंग थी 87 88 89 व्हाटसोएवर। वहां से क्या मीन आया? 97.63 97.83, नॉट मच डिफरेंस।
देखिए मीन पहले भी तो आपको एक अप्रोक्सीमेट सा नंबर ही देता है। लॉजिकली कभी सोचा मीन को? फर्ज करें एक फुटबॉल टीम है, उसकी अगर आप पर मैच गोल एवरेज निकालते हो, पर मैच गोल एवरेज, तो वो बनती है 2.18 गोल्स पर मैच। 2.18 गोल्स पर मैच आ सकते हैं डेसिमल में। तो कभी सोचा ये 0.18 गोल कैसे होते हैं? 2 गोल तो सुनने में आता है, या 3 गोल तो पॉसिबल है। तो ये जस्ट एक नंबर होता है। आप कह सकते हो जी अच्छा इसका मतलब है बहुत अच्छी टीम नहीं है, मैच में ना 2 गोल करती है, 1 2 3 बस। एक टीम की गोल एवरेज 4.17 है, लॉजिकली तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें दो चीजों देख के अंदाजा हो जाता हु इज द बेटर परफॉर्मर। ऐसे ही है ना? तो ये कह देना कि देखें जी वहां एवरेज 97.83 आई है, बताना सिर्फ ये था कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है ना? फर्क जरूर आएगा। इसे ग्रुपिंग एरर कब है? इसे ये जो ये आंसर मैच नहीं किए, इट इज नॉट ड्यू टू राउंडिंग एरर, इट इज ड्यू टू ग्रुपिंग। इसे हम लफ्ज बोलते हैं ग्रुपिंग एरर की वजह से आया। क्यों? ग्रुप बनाते वक्त आपने सपोज्ड वैल्यू ली, वहां ओरिजिनल वैल्यू ली, तो जो डिफरेंस आएगा वो ग्रुपिंग एरर आएगा और नॉट मच डिफरेंस। तो ये आपको समझाने के लिए था। एग्जाम में ग्रुप डेटा आ जाता है, आप सिंपली उस ग्रुप डेटा का मीन, फर्ज करें एग्जामिनर आपको कहता है फाइंड द मीन ऑफ द ग्रुप डेटा। उसने ग्रुप्स क्या क्या दिया होगा? क्लासेस दी होंगी, उसने क्लासेस दी होंगी, साथ फ्रीक्वेंसी दी होगी। अब आपको कहता है इसका मीन फाइंड करें। फार्मूला आपने लिखा, आपने कहा मुझे पहले एक्स भी चाहिए, तो पहले एक्स आ जाएगा। मिड पॉइंट जिसे कहते हैं, ये वैल्यू उसने दी हुई है, आ जाएगा ना। और फिर जी एफ को एक्स से जरूरत देनी है, एफ को एक्स से जरूरत दे दें, हो गया ना न्यूमेरिकल स्टार्ट। इस तरह की कैलकुलेशन आती ना, में नहीं आती उस पेज पे दोबारा चले जाए, जो कि ऑलरेडी आपको बताया था कि ये पेज कैसे फाइंड करना है। फिर क्या करना है जी? इनको ऐड करना है, और ये 89 आ गया ओवर सम ऑफ एफ। 5 3 8 2 10 8 की एवरेज मीन ऑफ द डेटा। उसने आपको ये दो चीजें दी, ग्रुप डेटा इसे कहेंगे ना, ग्रुप्स दे दिए, फ्रीक्वेंसी दे दी। मीन का आपने कहा मीन के लिए एक्स चाहिए। एक्स क्या चीज है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे आता है? दोनों को जमा कर देते हैं, 2 पर तकसीम कर देते हैं, मिड पॉइंट आ जाता है। ऐसे ही है ना? फिर फार्मूले में देखा कि एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना था, तो एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय करना है, समेशन एफ कर दिया, और देन उसका आंसर फाइंड कर दिया। जी किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो? जी तो सर मीन के दो कुछ आपने फॉर्मूलाज बताए हैं सर, ये जो ये अभी एफएक्स वाला है ये सर ग्रुप डाटा के लिए, जी, क्योंकि और डेटा सर दो वो तरह जो से, जी डेटा दो तरह से सर होगा हमारे पास। एक हमारे ठीक पास वो डेटा होगा जिसमें ग्रुप्स नहीं बने हुए होंगे, वहां से जब आप मीन का फार्मूला यूज करोगे जिसमें ग्रुप्स नहीं बने हुए, उसमें मीन का फार्मूला होगा समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। इसे एन, कहते हैं फॉर अनग्रुप, जिसमें ग्रुप्स नहीं है। उसने एग्जामिनर ने वैसे डेटा दिया, तभी वो आपको डेटा देगा ग्रुप्स वाला। फ्रीक्वेंसी वेट अभी कह देते हैं इसे। पता कैसे चलेगा? ग्रुप बने में फ्रीक्वेंसी का जिक्र है। यहां से जब आप मीन कैलकुलेट करेंगे तो वो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे आप। ठीक है सर। जी हाँ जी, किसी और को कोई प्रॉब्लम हो? एनीवन एल्स? अच्छा जी। अच्छा ये जो हमारे पास जो कैलकुलेटर हमने यूज करना है, इसमें सब नहीं, कुछ कैलकुलेशंस ऐसी हैं जो बड़ी कॉमन है, और जो शायद हमारे मोस्टली न्यूमेरिकल्स में अक्सर यूज होनी है, जिनमें से मीन भी एक है।
आल्दो को बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे डेटा फीड करके, रीडिंग फीड करके आप इससे डायरेक्ट भी डेटे का मीन फाइंड कर सकते हैं। यानी कि डेटा आप लोग फीड कर दें और हमारे पास उसने कैलकुलेटर पे बैक पे फार्मूला जो है वो इसका फीड किया हुआ है, और आपका काम सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि वो आंसर आप डायरेक्टली ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो पहला डेटा सेट था ये वाला, इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेटर पर फीड कर देते हैं। आल्दो की बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें इसी से ही आ जाएंगी। तो हमें डेटा फीड करना कैलकुलेटर पे सीखना है कि स्टैट्स का डेटा हम किस तरह से कैलकुलेटर पे जो है वो फीड करेंगे और उससे रिक्वायर्ड आंसर जो है वो गेट करेंगे। कैलकुलेटर हम ऑन कर लेंगे। कैलकुलेटर हमने ऑन कर लिया है और कैलकुलेटर्स को अब हम, क्योंकि ये स्टैट्स का हम कुछ काम करना है, स्टैट्स का डेटा फीड करना है, तो हम कैलकुलेटर का मोड चेंज करेंगे। इस वक्त कैलकुलेटर जो है वो मैथ मोड में है, कॉपी कह दें। इस वक्त कैलकुलेटर ने मैथ की कॉपी खोली हुई, कहता मैथ का काम करा लें मुझसे। हम कहेंगे नहीं, हमने कुछ स्टैट्स का आपसे काम करना है। ओके, कैलकुलेटर का मोड चेंज करके उसे स्टैट्स मोड में कैसे ले जाना, यह मोड की, MODE मोड की प्रेस करें। कहता ये मैं ये काम कर सकता हूँ आपके लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर काम कर सकता हूँ, स्टैट्स का, बेस का, इक्वेशन सॉल्व कर सकता हूँ, मैट्रिक्स सॉल्व कर सकता हूँ, टेबल बना सकता हूँ, वेक्टर सॉल्व कर सकता हूँ। फिलहाल हम उसे कह रहे हैं कि तुमने स्टैट्स का काम हमने तुमसे लेना है। कहता ओके ठीक है। जब भी कोई ऑप्शन पिक करनी हो, उसके साथ जो नंबर लगा हुआ है वो प्रेस करेंगे तो वो वाली ऑप्शन यानी कि स्टैट्स वाली ऑप्शन पिक हो जाएगी, नंबर 3। तो नंबर 3 में पिक करूंगा, आपके पास 8 ऑप्शन आ जाए। कहता स्टैट्स का काम तो कर रहा है, इन 8 में से बताएं आपने कौन सा काम करना है। यस, मुख्तलिफ होंगे। हमने इनमें से दो ऑप्शन हमने सिर्फ यूज कर, हम उसे बोलेंगे कि 1 पे लिखा हुआ है 1 माइनस वॉर। ये बेसिकली 1 डैश वॉर वेरिएबल है। इससे मुराद है, हम उसे बोलेंगे कि मेरे पास सिर्फ एक वेरिएबल है मार्क्स, ऐसे ही है ना, उसका ये 8 रीडिंग है। वेरिएबल है मार्क्स जिसमें 8 वैल्यूज हैं। तो आप नंबर 1 प्रेस करके कैलकुलेटर को ये बताओगे कि भाई मुझे एक ऐसा पेज चाहिए जिसपे मैं एक वेरिएबल का डेटा एंटर कर सकूं। नंबर 1 प्रेस करना आपने। ये देखिए एक्स आ गया, उसने खुद ही एक्स ऊपर लिखा, हम नहीं जा सकते यहाँ पर। और उसके बाद उसने कहा ये देखिए नंबर 1 वैल्यू फीड यहाँ कर दें, नंबर 2 वैल्यू यहाँ पर, नंबर 3 एंड सो ऑन। फिर रिपीट कर रहा हूं, मोड स्टैट्स 1, हर दफा ये स्टेप चलाने हैं आपने। मोड 3 1, मोड 3 स्टैट्स 1, 1 वेरिएबल एक्स आ गया। पहली रीडिंग है 67, तो यहां लिखी गई है, यहां नहीं आ रही। ठीक, इस वैल्यू को अब यहां एंटर करने के लिए आपने इक्वल प्रेस करना है, इक्वल। तो देखें वो रीडिंग यहां चलेगी 72 इक्वल, नेक्स्ट रीडिंग आ गई 68 इक्वल्स, नेक्स्ट रीडिंग आ गई 70 65 68 75 63। अब वो कहता है 9th रीडिंग। हमारे पास टोटल 8 रीडिंग्स हैं, बस उसे कह देना खत्म, हमारे पास 8 ही है।
डेटा एंट्री डेटा फीडिंग का काम कंप्लीट हो गया है। यहां से अब आपने एग्जिट कर जाना है, बाहर निकलना है, क्विट करना है। किससे? डेटा एंट्री मोड से आपने क्विट करना है। बटन प्रेस करेंगे AC, स्टैंड फॉर ऑल क्लियर। आपने कहा जी इतनी मुश्किल से डेटा फीड किया था, आप क्लियर भी कर दें। सिर्फ स्क्रीन क्लियर करना है, डेटा मेमोरी में फीड हो चुका है, उसकी कोई फिक्र नहीं। कैलकुलेटर की रैम में मेमोरी में फीड हो गया। जैसे आपके उधर मोबाइल पर होता है, मैसेज पढ़ रहे हैं वो नजर आ रहा है, मैसेज को आप डिलीट नहीं कर रहे, आप चेंज करते हो, फोन बुक में चले जाते हो, आपका मैसेज डिलीट, मैसेज नहीं डिलीट हुए, वो तो मेमोरी में है। यहां से आप क्लियर कर देंगे। आप कहेंगे डेटा खत्म हो गया, नहीं, डेटा मेमोरी में। अब आपने इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। इस दौरान कैलकुलेटर ने कैलकुलेशन परफॉर्म कर ली है, उसके पास उसके आंसर्स हैं। अब उसने क्या क्या कैलकुलेशन कर ली है हम देखना चाहते हैं। तो बटन आप प्रेस करोगे स्टैट का, STAT, जो कि नंबर 1 है। हर बटन के ऊपर किसी पे 2 ऑप्शंस आ रही हैं, एक डायरेक्ट, एक शिफ्ट के साथ, और किसी जगह 3 आ रही हैं, एक डायरेक्ट, एक ब्राउन कलर जो कि शिफ्ट के साथ है, और एक रेड कलर जो कि अल्फा के साथ है। अब यहाँ पर जो स्टैट का वर्ड लिखा हुआ है वो ब्राउन कलर में लिखा हुआ, लाइट ब्राउन कलर में, तो इसका मतलब है कि हम शिफ्ट और 1 प्रेस करें। ये वो कैलकुलेशन है स्टैट्स की जो कंप्यूटर ने कर ली हैं, कैलकुलेटर ने कर ली हैं, और उसके पास एज सच अवेलेबल है, हम देखना चाहते हैं। इससे पहले अपनी तसल्ली के लिए कि कहीं हमने डेटा एंट्री रॉन्ग तो नहीं फीड कर ली थी, चाहिए था हमें उधर ही रीचेक कर लेते, जहां हमने डेटा फीड किया था उधर ही हम रीचेक कर लेते। लेकिन अगर आप उधर दोबारा जाओगे ना, दोबारा डेटा फीडिंग करने के, कैसे? मोड 3-1 करके कैलकुलेटर समझेगा कि ये स्टूडेंट जो है ना ये नया डेटा फीड करने आया है, क्योंकि उसके पास पहला डेटा तो था। वो समझता है कि शायद उसने कोई नई कैलकुलेशन करने आया है। उसने क्या करना, उसने पहला डेटा आपका डिलीट कर देना। उन्होंने कहा ले जी दोबारा, मैंने जैसे मैं नहीं वॉश कर देता अपना ब्लैक बोर्ड, उसने अगर आप दोबारा डेटा एंट्री देखने के लिए उधर वापस जाओगे, कैसे? शिफ्ट मोड 3-1 करके उसने पहला डेटा खत्म कर देना, ब्लैंक सेल आपको ब्लैक कॉलम फिर दे देना, नहीं जी डेटा फीड करें। आपने कहना था मेरा डेटा तो फीड ही था, मैं तो चेक करने आया था। तो आपने रीचेकिंग अपने डेटे की उधर नहीं करनी, वरना डेटा खत्म हो जाना है। डेटा उसने इधर शिफ्ट भेज दिया है, उसने यहां पर भी डेटा भेज दिया है, वो है डेटा। तो जो आपका ऑलरेडी स्टोर डेटा है वो यहाँ पर अवेलेबल है, आप इसकी रीचेकिंग कर सकते हैं। आप कहते हो नहीं यार यहाँ तो 72 है, मुझे तो 70 लिखना था, चेंज कर दें, ठीक हो गया ना। अच्छा, कर्सर ऊपर नीचे जाएगी अप एरो डाउन एरो से, ये राइट एरो है, ये लेफ्ट एरो है। इस वक्त तो राइट लेफ्ट जा नहीं सकते क्योंकि आप कॉलम में मूव कर रहे हो। तो मैं इस एंट्री को ठीक कर लेता हूं, ये एंट्री कितनी थी? 72। अच्छा, एंटर करना हो सेल में इक्वल, मूव करना हो अप डाउन एरो से। अब तसल्ली हो गई, हमने रीचेकिंग कर ली कि जी हमारे पास डेटा सारा ठीक ठीक है, ठीक। इसके ऑल क्लियर करने के लिए शिफ्ट 1, मैंने डेटा नहीं चेक करना, वो मैंने चेक कर लिया, बिल्कुल ठीक है। कैलकुलेशन अवेलेबल है नंबर 4 पे, 4, ये 4 कैलकुलेशन, 1 2 3 4, ये आपको पता है नंबर ऑफ वैल्यूज। आपने कहा ना मैं देखना चाहता हूँ डेटे में कितनी वैल्यू, देखो उसने एन लिख दिया, इक्वल प्रेस करना, इक्वल, कहता 8 वैल्यू आप फीट किया, हाँ बिल्कुल ठीक है, हमने 8 ही फीट की, तसल्ली होगी ना हमें। हमने वैल्यू भी वैसे चेक कर लिया, गिनना हो तो पता नहीं कितनी वैल्यू फीट है, तो तसल्ली कर ली हमने, 8 ही है, ठीक है 8 है। 4 नंबर 2 पे लिखा हुआ है एक्स बार, और हमें पता है, मैंने कहा था ना ये एक फिक्स नोटेशन है मीन के लिए, नंबर 2।
68.5 is the mean of this data. बोर्ड में जाना है, नंबर 3 स्टैट्स, नंबर 1 आपका डेटा फीड था, अब खत्म। जैसे ही डेटा फीड हो, दोबारा एंट्री शीट पे जाएंगे ना तो पहला डेटा डिलीट हो जाएगा, देखो कहता मैथ एरर, कहता मेरे पास है ही कुछ नहीं। मैंने उसे कहा था नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, ये देख, मैंने कहा था कि तुम्हारे पास, या मैंने उसे कहा डेटे का मीन बताओ, मैथ एरर, कहता डेटा है ही नहीं। वो क्या हुआ, मैं जब दोबारा डेटे पे गया एंट्री स्क्रीन पे, उसने पहला डेटा वॉश कर दिया, ठीक है ना। तो अब आपको जाहिर है अगर आपको दोबारा से डेटा फीड करना, तो ये नहीं करना आपने कि कोई एक दफा डेटा फीड कर दें और अब आप कहें जी कि मुझे याद नहीं रहा कि एक दफा चेक कर लूं कि डेटा मैंने ठीक ही फीड किया, कहीं गलती तो नहीं हो रही थी। आप दोबारा जाएंगे तो फिर आपको सारा डेटा दोबारा से फीड करना पड़ेगा। जबकि अगर आप अपना ऑलरेडी फीड डेटा की एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट 1 जिसमें सारी स्टैट्स की कैलकुलेशन है, वहां डेटा भी अवेलेबल है, वहां एडिटिंग कर लेंगे तो ठीक है, वरना अगर आप न्यू एंट्री स्क्रीन पर आके चेंज करना चाहेंगे तो वो डेटा वॉश कर देगा। जी किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो? अच्छा जी, ये तो था कि अनग्रुप डेटा सेट हो वो आपने कैसे एंटर करना था और उसका मीन कैसे फाइंड करना था। व्हाट अबाउट इफ द डेटा इज ग्रुप, और अब आपको इसका रियल एडवांटेज नजर आएगा। ये डेटा देखें, इस डेटा सेट में मैनुअल काम करने के लिए, अगर आपको एग्जाम में, और ये आ रहा है एग्जाम में, मैनुअल काम करने के लिए पहले तो आपको सारे मिड पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, चाहे 20 सेकंड ही क्यों ना लगे, 30 सेकंड ही क्यों ना लगे, बहरहाल आपको सारे मिड पॉइंट चाहिए। इसके बाद आपको ये कॉलम चाहिए, 1 बाय 1 आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, 1 बाय 1 वैल्यूज लिखेंगे, फिर उठा के ऐसे कैलकुलेटर पे रखेंगे और ये सम ऐसे ही है ना। फिर इस वैल्यूज का सम करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर फॉर मीन। यहां पर आपको थोड़ा टाइम लगेगा अगर आप ये कैलकुलेशन करना चाहें। ग्रुप डेटा या फ्रीक्वेंसी डेटा मीन पे कैसे एंटर करते हैं? ग्रुप डेटा या फ्रीक्वेंसी डेटा आपने मीन फाइंड करने के लिए कैसे एंटर करना है? सेम मोड पे जाओगे, स्टैट्स पे जाओगे, नंबर 1 पे जाओगे, आप कहें जी कि यहां फिर x लिखा हुआ है, हमने ग्रुप डेटा एंटर करना है। अब ग्रुप डेटा में x का जो मतलब है वो होगा मिड पॉइंट, तो ये आपको खुद कैलकुलेट करने पड़ेंगे। एग्जामिनर आपको क्लासेस फर्ज करे दे देता है और आपको कह देता है मीन फाइंड करें, तो आपको पहले मिड पॉइंट वाला कॉलम बनाना ही पड़ेगा। ये कॉलम बनाना पड़ेगा, मैनुअली बना, मैनुअल का मतलब 80 खुद कैलकुलेटर से ये कॉलम बनाना पड़ेगा। इसके बाद आपने अब कैलकुलेटर को ये इंफॉर्मेशन देनी है कि 88 occurs 6 times, इसे एक दफा ना पढ़े, इसे 6 दफा पढ़े। 93 को 4 दफा पढ़े, 98 को 10 दफा पढ़े, 103 को 6 टाइम्स रीड करे, 108 को 3 टाइम्स रीड करे और 113 को 1 टाइम रीड करे। या तो फिर इसका तरीकाकार ये था, 30 रीडिंग है ना, आप लिखते 88 फिर 88 फिर 88 88 88 88 6 दफा हो गया। अब 93 4 दफा एंड सो ऑन 30, ये लेंथी हो जाएगा। उस वक्त अगर वो उसने यहाँ 300 की फ्रीक्वेंसी दे दी तो फिर क्या करेंगे? इधर उसने लिख दिया 60, इधर उसने लिख दिया ये 140, इधर लिख दिया 100, तो क्या 60 दफा 88 लिखते जाएंगे? ठीक है ना। कैलकुलेटर को बताना है
कि कोई रीडिंग कितनी दफा तुम रीड कर लो, यानी कि फ्रीक्वेंसी भी साथ बतानी है। आप कहीं फ्रीक्वेंसी बताने वाला कॉलम ही नहीं है, यहाँ पर नहीं है। फ्रीक्वेंसी इस वक्त ऑफ है, फ्रीक्वेंसी कॉलम ऑफ है। इसके पास दो कॉलम है, एक एक्स कॉलम, एक फ्रीक्वेंसी कॉलम। अनग्रुप डेटा हो हमें सिर्फ एक्स कॉलम चाहिए, ग्रुप डेटा हो तो साथ हमें फ्रीक्वेंसी कॉलम भी रिक्वायर्ड है। तो फ्रीक्वेंसी कॉलम को ऑन कैसे करना है, इस वक्त ऑफ है। आप जाओगे सेटअप में, सेटअप ये चलेगा ब्राउन से यानी कि शिफ्ट से, डायरेक्ट मोड चलेगा, और सेटअप चलाने के लिए आपको शिफ्ट का बटन, ये शिफ्ट सेटअप आ जाए। इसमें मैथ आयो, लाइन आयो, डिग्री, रेडियन, ग्रेडियंट, फिक्स, साइंटिफिक नोटेशन, नॉर्म, कुछ इस तरह से। हमने इसको इस वक्त स्टैट का सेटअप चेंज करना है, तो यहाँ स्टैट का वर्ड ढूंढना है और वो नहीं है। एक्चुअली ये कैलकुलेटर के नेक्स्ट पेज पर है, अगले पेज पर है स्टैट्स का वर्ड, और अगला पेज नीचे है इस साइड पे डाउन, तो डाउन एरो करेंगे, नेक्स्ट पेज ये स्टैट नंबर 4। ये देखें, इसका मतलब है अप एरो करेंगे कुछ है, इसका मतलब है अभी एक और पेज है लेकिन वो डाउन साइड पर है, तो डाउन एरो, यहां से मुझे पता चला डाउन एरो, तो ये देखिए स्टैट्स आ गया ना। नंबर किस पर स्टैट 4 यहाँ लिखा हुआ फ्रीक्वेंसी, पूछ रहा है ऑन के ऑफ, इस वक्त ऑफ, ऑन, बंद कर, फ्रीक्वेंसी ऑन हो जाएगा। अब अगर आप स्टैट मोड ऑन करेंगे तो देखिए फ्रीक्वेंसी ऑन है। इसी एक्सरसाइज से, इसी स्टेप्स के साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ भी हो जाएगी। सेटअप, नेक्स्ट पेज, नंबर 4, नंबर 2 ऑफ। यहां आ गए, फ्रीक्वेंसी ऑन करनी है, शिफ्ट सेटअप, डाउन पेज, 4 1 ऑन, फ्रीक्वेंसी ऑन हो गई। अब आप पहले एक्स की सारी रीडिंग एंटर करते हैं, 88, 93, 98, 103, 108 एंड 113। साथ उसने लिख दिया कि आपने हर वैल्यू एक दफा एंटर की है, ऐसे ही है ना कि फ्रीक्वेंसी में 111 देखें लिखा जा रहा है, ये देखिए सबका उसने 111 लिखा। अब हम इसमें चूंकि हमें दूसरे सेल में जाना है तो राइट एरो, दूसरे सेल में आ गए। अब इसके आगे लिख दे 88 को 1 टाइम नहीं 6 टाइम समझो, 6 टाइम, ये 4 टाइम नॉट 1 टाइम, ये 10 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, then 3, then 1, यानी कि सिंपल। एक्स वाले कॉलम में मिड पॉइंट यानी कि एक्स लिखने, एफ वाले कॉलम में फ्रीक्वेंसी लिखते, बस डेटा एंट्री पूरी हो गई। अब कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, कोई ऐड नहीं करना, वो खुद ही सारा करेगा। शिफ्ट 1 4 2 97.83 97.8333, वो जो राउंड फिगर, इसका अब आपको एडवांटेज नजर आया कि बाकी, वरना हमने पहले सारा मल्टीप्लाई करना था, फिर कैलकुलेटर पर ऐड करना था, फिर समेशन एफ करना था, उसको ऐड करना था, एंड देन वी विल गेट द आंसर, जो कि टफ जॉब। हाँ जी, हुआ क्लियर आपको ये पॉइंट? फ्रीक्वेंसी ऑन करनी है शिफ्ट सेटअप में, 2 दफा मैंने की। फ्रीक्वेंसी कैसे ऑन ऑफ करते हैं? शिफ्ट सेटअप, नेक्स्ट पेज एंड नंबर 4 ऑफ। अब आप दोबारा जाके कैलकुलेट, क्योंकि अब डेटा भी आउट होगा, क्योंकि दोबारा जाने लगा हूं, तो देखें बिल्कुल ब्लैंक हो गया। तो ये नहीं गलती करनी कि एक दफा डेटा एंट्री करके देखने के लिए दोबारा उधर ही घुस जाए, वो पहला साफ कर देगा। शिफ्ट 1 में जाके डेटा देखेंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं जी। अब मैं एक छोटा सा डेटा लिख रहा हूं और आपको सपोज कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन लेट्स सपोज एग्जाम में आ गया, आपको फाइंड द मीन ऑफ दिस डेटा, और आप कैलकुलेटर को यूज करते हुए डायरेक्टली
कैसे उस डेटे का मीन जो है वो फाइंड कर पाएंगे। तो डेटा लिखेंगे फाइंड मीन, और यहां मीन से मुराद अरिथमेटिक मीन ऑफ, उसने नीचे एक डेटा दिया, उसका मीन हमें जो है वो डिटरमिन करने के लिए कह रहा है। क्लासेस दी हुई हैं और साथ उसने फ्रीक्वेंसी मैचिंग। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया। मैनुअल करने के लिए हमें ये चाहिए क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डेटा है, लेकिन मैं आपको फोर्स कर रहा हूं कि आपने ये काम कैलकुलेटर से डायरेक्टली करना है बाय यूजिंग कैलकुलेटर। चलें करें इसको, मुझे बताएं। यू हैव 2 to 3 minutes फॉर दिस टास्क। शाबाश, जल्दी से करें, बताएं मुझे आंसर। तो हमने इस डेटे को कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, तो बहुत ज्यादा हमें एफर्ट नहीं करनी पड़ी और आंसर हमारे पास आ गया 19.83 इज द ट्रू आंसर। मैंने सॉल्व तो नहीं किया, लेकिन पार्टिसिपेंट ने कहा, अगर उन्होंने बस इसमें यही देखना है कि हमने डेटा सही फीड किया हुआ है। अगर डेटा सही फीड है तो आंसर भी जाहिर है कि हम हमारे सही ही आएंगे। तो अगर तो किसी का आंसर इससे डिफरेंट है तो हैंड रेज करें। अगर सबके आंसर यही आ रहे हैं तो दैट्स ट्रू। जी सर 19.83। जी 19.83 इज द ट्रू आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब आपको ये चीज का आइडिया हो गया कि कम से कम मीन की जो ऑप्शन है, डेटा अगर अवेलेबल हो तो मीन की ऑप्शन डायरेक्ट कैलकुलेटर पर अवेलेबल है और हम उसी की मदद से डायरेक्टली डेटे का मीन फाइंड कर सकते हैं फॉर ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा एज वेल। जहां तक इसके फार्मूलों का ताल्लुक है ग्रुप और अनग्रुप के, तो थोड़ी सी इसमें एक सिमेट्री अगर आप याद रखें, पैटर्न समझ लें, और वो पैटर्न आपको अगले 3-4 फार्मूलों में भी हेल्पफुल होगा। अनग्रुप डेटा सेट हो, ये फार्मूला आपने याद रखा हुआ है n। अब ये जो n है, ये है नंबर ऑफ वैल्यूज को बोलते हैं, टोटल वैल्यूज इन द डेटा। अच्छा, अगर डेटा आ जाए ग्रुप, या जिसे फ्रीक्वेंसी डेटा भी कहते हैं, अब यहां पर तो हर क्लास में कुछ वैल्यूज होंगी, उसको f कहेंगे। ये तो एक क्लास की वैल्यूज को f कहेंगे, फिर अगली क्लास का भी f अलहदा होगा, उसमें वैल्यूज अलहदा होंगी। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज चाहिए, जैसे इधर तो n लिखते हैं, तो फिर ग्रुप डेटा में टोटल वैल्यूज लिखा करेंगे तो समेशन f के साथ। तो आपने पहली क्या चीज चेंज करनी है, जहां अनग्रुप में आपने n लिखा हुआ होगा, ग्रुप डेटा में अगर फार्मूला लिखना है वहां समेशन f लिख लीजिएगा। एक तो ये चेंज करनी है। सेकंड, आपको याद करें कि यहां पर समेशन x का मतलब है टोटल वैल्यूज, टोटल सम ऑफ द वैल्यूज इन द डेटा। अब यहां पर क्या हो रहा है, आप हर क्लास की वैल्यूज को अलहदा सम कर रहे हो और वो करते हो fx। ऐसा ही है ना, ये एक क्लास की वैल्यू का सम आएगा, फिर इसी तरह से fx दूसरी क्लास का भी आएगा, और अगर हमने तमाम वैल्यूज का सम करना है तो तमाम क्लासेस को सम कर देंगे समेशन f। दूसरा ये याद रखना है, जहां आपने समेशन वर्ड लिखा हुआ होगा उससे आप रिप्लेस कर दोगे, उसके साथ समेशन f लगा दीजिएगा। ये दो चीजें बस याद करनी है। अनग्रुप डेटे के फार्मूले आपको ग्रुप डेटे में याद आ जाएंगे।
जैसे इसी की बात करें अगर, और मैं कहता हूं कि जी यहां पर एन की बजाय समेशन एफ करें, क्योंकि ये लिखा हुआ था, जहां सिर्फ समेशन लिखा हुआ है वहां समेशन एफ करते हैं। समेशन लिखा हुआ समेशन, क्या बन गया ये फार्मूला? तो बन गया ये फार्मूला। आपने सिमेट्री से याद करना है, रिप्लेस एन विद समेशन एफ एंड रिप्लेस समेशन विद समेशन एफ, याद हो जाएगा आपको। और याद तो आगे कहीं काम आएंगे ये हमारे, लेकिन अगर लकीली डेटा आ गया तो फिर तो आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू फीड करेंगे और देन डायरेक्टली मीन और वेरिएंस जो है, सॉरी मीन जो है वो आप डेटे से फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक हो गया जी। अब हमने मीन जरा थोड़ी तसल्ली से पढ़ लिया। मीन का ही एक थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंट वर्जन है मीनिंग। जब हम मीन कैलकुलेट करते हैं, जैसे पिछली 8 वैल्यूज थी, हमारे लिए वो 8 की 8 वैल्यू एक जैसी हैं। एक जैसे आप कहेंगे इसमें इसका क्या मतलब है, वो तो कोई 67 है कोई 68 है। हाँ वो ठीक है, वो वैल्यूज डिफरेंट है, लेकिन जब हमने मीन की कैलकुलेशन करनी है तो कोई हमें वैल्यू को ज्यादा प्यारी और कम प्यारी नहीं है। हमारे लिए सब, जैसे पेरेंट्स कहते हैं ना, मेरे लिए तमाम बच्चे एक जैसे ही हैं, ठीक है ना। तो हमारे लिए भी 8 की 8 वैल्यू, हमारे लिए हर वैल्यू एक जैसी अहमियत रखती है, हमारे लिए एक जैसी वेटेज रखती है 8 की 8 वैल्यू। तो मीन जो मैंने कैलकुलेट किया है, मैंने किसी भी वैल्यू को कोई एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस या वेटेज नहीं दी, सब वैल्यू को एक जैसा ही ट्रीट किया है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं या हमें प्रोवाइड की जाएंगी जिसमें यह कहा जाएगा कि तमाम वैल्यूज जिनका मीन कैलकुलेट करना है उनकी वेटेज या इंपॉर्टेंस कह दें वो एक जैसी नहीं है। किसी वैल्यू की वेटेज या इंपॉर्टेंस कम है, किसी की ज्यादा है, तब मीन फाइंड करो। ये उसी तरह की बात है कि आप बहन भाई हो, आपके पेरेंट्स आपसे पूछते हैं कि चलो भी सब बताओ, आ जाओ बैठ जाओ कि जी इस संडे को हम जरा आउटिंग के लिए जाएंगे, तो कहाँ जाना चाहिए। अब तमाम आप बहन भाई जो हैं अब्बू को अपनी अपनी बातें बताते हैं, कोई मशवरा देते हैं, कोई कहता जी यहाँ जाए, कोई कहता फॉरेस्ट में जाए, कोई कहता जू जाया जाए, कोई कहता बारबेक्यू किया जाए, सब मशवरा देते हैं। समझ लें आप तमाम वैल्यूज हैं, आप 4 बहन भाई हैं तो आप 4 वैल्यूज हैं। आपके वालिद साहब ने चारों वैल्यूज को इकट्ठा करके एक एवरेज डिसीजन देना है। एवरेज डिसीजन, सिंगल वैल्यू होती है ना, तो सिंगल डिसीजन देना है। बातें सुनी चारों से, यानी कि चारों से डेटा ले लिया और डिसीजन कर दिया। लेकिन आपने जब उस अब्बू का डिसीजन सुना तो आपको इसमें यह चीज महसूस हुई कि अब्बू के डिसीजन में एक चीज गालिब है, और वो है आपके भाईजान का मशवरा, यानी कि आपके जो बड़े भाई ने कहा था वो ही ज्यादा बात उसमें मानी गई है। तो आपने फौरन कहा, अब्बू ये क्या हुआ, आपने भाईजान की बातों को बड़ी वेटेज दी। लफ्ज बोलते हैं ना, आप कहते हो अक्सर, जब पेरेंट्स ये भी कहते हो मेरे लिए सारे बच्चे एक जैसे ही हैं, फौरन कहते हैं ऐसे ही एक जैसे हैं, मेरी बेटी कम से कम मेरे से यही कहती है। वो कोई पैसे मांगे, बेटा मेरा बड़ा है, उसको ज़ाहिर है बड़ा है तो जरा उसकी ज्यादा जरूरियात है, तो उसको मैं जरा ज्यादा पैसे दे देता हूँ। मैं ये मुझसे पैसे मांगती है तो मैं जरा कम देता हूँ। वो कहती है लो भाई को ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे कम करते हैं, उसे ज्यादा पैसे देते हैं, मुझे कम, तो कहती है वो, ठीक है ना। सिमिलरली कुछ डेटा वैल्यूज ऐसे होंगे या कुछ डेटा सेट्स ऐसे होंगे जिसे हमें फोर्सफुली कहा जाएगा ऑल द वैल्यूज आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, दे हैव डिफरेंट इंपॉर्टेंस, एंड नाउ देन कैलकुलेट द मीन। फिर मीन कैसे कैलकुलेट करना है, जब वैल्यूज की इंपॉर्टेंस या वेटेज कह दें वो सेम ना हो। अक्सर ऐसा ही एग्जाम में भी होता है, मेरिट बनने लगा जी, एफएससी के नंबरों की वेटेज इतनी है, एंट्री टेस्ट की वेटेज इतनी है, तो ये वेटेज की बात है। हमारे आजकल उधर एडमिशन हुए हैं मैट्रिक की बेस पे, तो मैट्रिक के नंबरों की वेटेज हमने रखी हुई है 30%, और एंट्री टेस्ट जो हमने लिया है
उसकी वेटेज है 70%। इसका मतलब ये है कि अगर एक बच्चा फर्ज करें उसका मैट्रिक में 1 नंबर है अगर, तो हम समझेंगे उसने 1 में 30 नंबर लिए हैं। अगर उसका मैट्रिक में 1 नंबर है हम कहेंगे नहीं भाई आपके 30 नंबर आए हैं। उसका एंट्री टेस्ट में भी 1 नंबर आया, हम कहेंगे नहीं भाई आपके 70 आए हैं। तो देखने में तो दोनों एक है, लेकिन गिनने में या काउंटिंग में या कैलकुलेशन में वो 70 के बराबर जाएगा और वो 30 के बराबर जाएगा, तो फिर ज्यादा वेटेज होगी ना। देखने में दोनों 1-1 नंबर है। मैंने स्टार्ट में एक बात बोली थी कि बीइंग अ मुस्लिम हमारा बिलीव है डे ऑफ जजमेंट पे, रोजे क़यामत। उस दिन भी हमारी नेकी बदियों का हिसाब होगा, प्लस माइनस नेट रिजल्ट की बेस पे डिसीजन होगा कि हमारा ठिकाना क्या है। ऐसे ही है ना हमारा बिलीव है। अब क्या ये हो सकता है जैसे कोई नेकी का काम करते हैं तो हमारे नामा माल में एक नेकी लिख दी जाती है, ऐसे ही होता है ना, एक नेकी लिख दी गई है जी, 2 लिख दी गई हैं। कभी ऐसा होता है कि हम नेकी का काम तो एक करें, वही करें जो पहले भी शत करते थे, लेकिन हमारे नामा माल में वो लिखी ज्यादा जाए, नेकी एक ही हो। कभी वो एक ही लिखी जाती थी लेकिन कभी ज्यादा लिखी गई। बिल्कुल ऐसा ही है, वेटेज की बात हो रही है कि है वो एक, वेटेज अहमियत उसकी ज्यादा। नमाज पढ़ते हैं, एक नमाज पढ़ने का सवाब मिल गया घर में, मस्जिद में पढ़ ली 27 का मिल गया। कहते हैं ना, अक्सर सुना होगा कि जी मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब 27 गुना ज्यादा है। वेटेज की बात हो रही है, नमाज एक लेकिन उसका जो अहमियत सवाब वेटेज 27। अब कैसे कैलकुलेट करना है? तो मीन, ऐसा मीन जिसमें वैल्यूज की वेटेज या इंपॉर्टेंस कह ले कम ज्यादा हो, इसको हम बोलते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन। समटाइम्स ऑल वैल्यूज, जो भी डेटा की वैल्यूज हैं, आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस एंड वी एसोसिएट विद देम certain numerical values as weighting factor। अब हर वैल्यूज के साथ उसका वेटिंग फैक्टर आ जाएगा, यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस आ जाएगी। टू एक्सप्रेस देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस, तो वेटिंग फैक्टर क्या बताएगा हमें कि वो वैल्यू बाकी वैल्यूज के मुकाबले में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दीज न्यूमेरिकल वैल्यूज, जिसको हमने वेटिंग फैक्टर के तौर पे यूज करना है, कहता उसको हम वेट्स कहेंगे, आर नोन एज वेट्स। तो अब हमारे पास 2 चीजें हो गई, एक होगी वैल्यूज और एक होगी उनकी इंपॉर्टेंस यानी कि वेट्स। वी असाइन वेट्स, मैं वेट्स को W1 फर्स्ट वैल्यू का वेट, सेकंड वैल्यू का वेट, थर्ड वैल्यू का वेट, तो टोटल मेरे पास समझ लें K वैल्यूज हैं, तो K वैल्यूज की वेटेज भी आ जाएगी टू द ऑब्जर्वेशंस अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस। कहता अब हमारे पास 2 इंफॉर्मेशन होगी। पहले सिर्फ X होता था, पहले सिर्फ हमारे पास वैल्यू होती थी, अब साथ W भी आएगा, यानी कि उनकी वेट्स भी आएंगे। उनका सम करना हो तो पहले आप वैल्यू को उनके वेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये बनेगी अब वेटेड वैल्यूज। तो वैल्यूज को पहले हमने वेटेड वैल्यूज में चेंज करना होगा और फिर उनको सम करना है। पहले हम करते थे सम ऑफ द वैल्यूज, अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ द वेटेड वैल्यूज एंड डिवाइडेड बाय द सम ऑफ वेट्स। इसकी वजह से हम इसे वेटेड अरिथमेटिक मीन का नाम देते हैं। एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आ जाता है, वो कहता है अ मीन इन विच different values have different weights, such type of mean is called AM, GM, HM, weighted mean, ऐसे करके तो weighted mean। ऐसा मीन जिसमें वैल्यूज की वेटेज या इंपॉर्टेंस कह दें कम ज्यादा हो, उसको हम वेटेड मीन का नाम देंगे। अब किस वैल्यू की वेटेज कितनी हमने रखनी, नहीं हमने नहीं रखनी, ये एग्जामिनर आपको प्रोवाइड करेगा, बताएगा। अगर वो आपसे चाहता है कि आप वेटेड मीन का फार्मूला कैलकुलेट करो, तो वो अब आपको 2 इंफॉर्मेशन देगा, एक तो डेटा देगा, वैल्यूज देगा X, और साथ उसके वेट्स देगा यानी कि इंपॉर्टेंस। हमने नहीं डिसाइड करना अच्छा इस वैल्यू को 7 कर देते हैं, इसकी वेटेज 3 कर देते हैं, इसकी वेटेज 2 कर देते हैं, तो ऐसा कोई नहीं। अब जरा एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर,
An examination was held to decide about the award of a scholarship. किसी जगह कोई एग्जाम हुआ है और डिसाइड करना था, कोई स्टूडेंट था उनको स्कॉलरशिप देना था. The weights of various subjects were different mention हो गया कि जहां जो सब्जेक्ट है जिनका जो एग्जाम है जिसकी बेस पर उन्हें स्कॉलरशिप अवार्ड करना है, कहता है हर सब्जेक्ट की वेटेज जो है वो डिफरेंट होगी. ओके. द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट्स ए एंड बी आर गिवन बिलो. कोई दो कैंडिडेट हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है. उन्होंने पेपर दिए मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में जिनकी वेटेज कम ज्यादा डिफरेंट थी और उनका रिजल्ट आ गया. ये नीचे लिखा हुआ है. कहता है इफ द कैंडिडेट गेटिंग द हाईएस्ट एवरेज स्कोर इज टू बी अवॉर्डेड द स्कॉलरशिप. जिसका एवरेज स्कोर ज्यादा होगा उसको कहता दोनों में से उसको स्कॉलरशिप दे दिया जाएगा. हु शुड गेट इट. कहता जी आप नीचे से डेटा दे के बताएं किसको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए. सब्जेक्ट हैं 4 जिनका पेपर हुआ है, स्टैट्स, मैथ, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश. साथ ऊपर क्योंकि यहां मेंशन था कि उनकी वेटेज सब्जेक्ट की मुख्तलिफ थी. अब ये वेटेज 40 कहां से कैलकुलेट हुई, कहां से नहीं हुई, ये आपको समझ लें प्रोवाइड की गई या उस इंस्टीट्यूट वालों ने बैठ गए, कहते यार ये 4 सब्जेक्ट हैं, किसको ज्यादा वेटेज दें. वो कहते स्टैट्स को, चूंकि स्कॉलरशिप जो है वो उन बच्चों को मिलना चाहिए जिनका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड बेहतर हो. उन्होंने कहा फिर ऐसा करते हैं हम स्टैट्स की वेटेज सबसे ज्यादा कर देते हैं. हाँ जी बताएं कितनी कर दें. सबने मशवरा किया 40. तो 40 और ये परसेंटेज फॉर्म में है. लाजमी नहीं है कि जी परसेंटेज फॉर्म में ही होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है. उन्होंने क्या ऐसा करते हैं हम 40% वेटेज जो है वो स्टैट्स के नंबरों की कर देते हैं. ओके. फिर आगे जी मैथ की क्या करें कि जी इससे थोड़ी कम कर दें, 30 कर दें. ओके. इकोनॉमिक्स की कहता जी 20 कर दें. इंग्लिश की कह जी ज्यादातर तो हमें मैथमेटिकल अच्छे बच्चे चाहिए, चलो इंग्लिश भी आती होनी चाहिए, 10% उसकी भी कर दें. लाजमी नहीं है वेटेज परसेंटेज फॉर्म में हो, इस क्वेश्चन में दी गई है. और परसेंटेज एज एन एग्जाम क्वेश्चन प्रोवाइड की जाएगी. इसका कोई फार्मूला नहीं है कि जी वेट्स कैसे कैलकुलेट कैसे करने हैं, तो इसका कोई फार्मूला नहीं. स्टूडेंट जो ए था उसके डेटे को ज़ाहिर एक्स ही कहेंगे. उसने स्टैट्स में 70 नंबर लिए, मैथ में उसके 90 नंबर हैं, इकोनॉमिक्स में उसके 50 हैं और इंग्लिश में उसके 60 नंबर है. अगर आप वैसे देखा जाए तो चारों पेपर्स के नंबर अगर ए स्टूडेंट के जमा करें तो 270 बनते हैं. सिमिलरली बी 85 इन स्टैट्स, 75 इन मैथ्स, 45 एंड 65. अगर उसके भी नंबर लिए जाएं तो वो भी टोटल 270 बनता है. मैं अगर किसी इस कॉलम को ना देखूं, वेट्स वाले कॉलम को, तो इसका अगर एवरेज करूं पर सब्जेक्ट और इसकी एवरेज करूं पर सब्जेक्ट तो दोनों कहता सेम ही है. तो टोटल जो सेम है 270 को 4 पर तकसीम किया. इसे मैं कह रहा हूं अनवेटेड मीन. अब बोल रहा हूं, पहले मीन ही कहा था, अब कहें अनवेटेड को बोल रहे हैं. जरा थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए इसमें वेटेज नहीं मैंने रखी हुई. अगर तो आप रॉन्ग कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर ठीक हो, मतलब आपका आंसर ठीक है लेकिन इस क्वेश्चन के लिए वो रॉन्ग है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि वेट्स ऑफ द वेरियस सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट लिखा हुआ है. तो ये तो गलत हो गया. फिर क्या करना है, ये वेटेड मीन लगाना है. वेटेड मीन लगाने के लिए आपको पहले जो डेटा सेट होगा उसको पहले वेटेड मार्क्स में बदलना है, WX में बदलना है, वेट से मल्टीप्लाई करना है. एक जैसे मैंने बात की थी, एक नंबर अगर 40 के बराबर आता है स्टैट्स का और उस स्टूडेंट ने 70 नंबर लिए हुए हैं, अगर आप वेट्स के साबित से मल्टीप्लाई कर दें इनको, ये W है तो WX, तो उस हिसाब से ये 2800 वेटेड मार्क्स बनते हैं. बिल्कुल सही है. एक नंबर 40 का, 70 नंबर 2800 के. मैथ का एक नंबर 30 का, 90 नंबर 2700 टोटल बनता है. एक नंबर 20 का, 50 नंबर का मतलब 1000, एक नंबर 10 का 60 का मतलब 600. जो वेट के हिसाब से उसके टोटल मार्क्स बनते हैं, वेट के हिसाब से वो 7100 बनते हैं स्टूडेंट ए के. स्टूडेंट बी की अगर बात करें तो उसका वेट्स इसके साथ 45, 65,
उसके वेटेड मार्क्स जो बनते हैं वो 7200 बनते हैं। अगर वेट्स को कंसीडर करके एवरेज की जाए तो फिर वेटेड एवरेज कहलाएगी, जिसके मुताबिक स्टूडेंट बी, चूंकि इसका फार्मूला क्या था, ये वाला, तो उसके अकॉर्डिंगली तो फिर सेकंड स्टूडेंट को जो है वो स्कॉलरशिप अवार्ड होना चाहिए। और बिल्कुल ठीक है, अब ठीक है, क्योंकि आपने, उसने कहा था वेटेज भी देनी है, तो वेटेज के मुताबिक बी जो है whose एवरेज परफॉर्मेंस इज बेटर देन ए। अब देखिए हुआ क्या है, अगर आप ओरिजिनल नंबर्स को देखें, इस बच्चे ने, बी ने स्टैट्स में 15 मार्क्स ज्यादा लिए हैं एज कंपेयर टू ए स्टूडेंट। पहले पेपर के बाद उसके 15 नंबर ज्यादा हो गए, लेकिन जब मैथ्स का पेपर हुआ तो इसके 15 नंबर दूसरे से ज्यादा आ गए। इसका मतलब जो स्टैट्स में उसने अच्छा परफॉर्म किया था 15 नंबर लेके, दूसरे स्टूडेंट ए ने 15 नंबर मैथ में बेहतर लिए और ये तो बराबर हो गए। अब जरा आ गया तीसरा पेपर इकोनॉमिक्स का, इसमें ए ने 5 नंबर ज्यादा ले लिए बी से, अब वो आगे निकल गया। लेकिन जैसे ही इंग्लिश का पेपर आया इसके 5 नंबर ज्यादा आ गए, उसके 60 थे उसके 65, और ये यहाँ बैलेंस हो गया। इसीलिए ये दोनों के टोटल नंबर बैलेंस है, ठीक है ना। लेकिन स्कॉलरशिप बी को मिलने की रीजन ये थी कि जहां उसने अच्छा परफॉर्म किया, यानी कि स्टैट्स में, उसकी वेटेज ज्यादा थी। नंबर तो 15 ही ज्यादा थे स्टैट्स में, उसके मैथ में 15 ज्यादा थे। आपने कहा चलो तुम्हारे स्टैट में ज्यादा थे, मेरे मैथ में, लेकिन वो कहता जी जहां मैंने अच्छा परफॉर्म किया वहां वेटेज ज्यादा थी, दैट्स वाई वो उससे प्रोसीड कर गया, दैट्स वाई उसके नंबर उससे बेहतर आ गए। ये रीजन बताई ना मैंने, मतलब अदरवाइज तो आपको पता है जी वेटेड मीन कैसे फाइंड करना जी, सम डब्ल्यू एक्स ओवर सम डब्ल्यू। डब्ल्यू और एक्स कहां से आएंगे, ये डेटा है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। डब्ल्यू क्या है, इंपॉर्टेंस है, वेटेज है। इसका कैलकुलेट करने का फार्मूला नहीं जी, कैलकुलेट करने का फार्मूला नहीं है, ये वेटेज है, प्रोवाइड की जाएगी, बताई जाएगी कि जी इसकी वेटेज जितनी है, इसकी वेटेज जितनी है, इसकी वेटेज जितनी है, एंड सो ऑन। हाँ जी, अगर कोई क्वेश्चन करना हो आपने, नो वन। अच्छा, अब जो हमारे पास कैलकुलेटर है उसमें या तो अनग्रुप डेटे का मीन है या ग्रुप डेटे का मीन है, लेकिन उसमें वेटेड मीन नहीं है। वो तो हमें पता ना, मैंने कहा ना चंद चंद कैलकुलेशंस होंगी, सारी नहीं है, चंद कैलकुलेशंस है। लेकिन एक जरा चीज थोड़ी सी नोट करें, अगर मैं ग्रुप डेटे का मीन लिखूं, ग्रुप डेटे का, ये आ जाएगा। और अगर मैं वेटेड मीन लिखूं, वेटेड, काफी आपको रिजम्बलेंस नहीं नजर आ रही क्या? आप कहना फर्क सिर्फ इतना ही है, ग्रुप डेटे में एफ होता है और वेटेड में वहां डब्ल्यू आ जाएगा, ऐसे ही होगा ना, डब्ल्यू आ जाएगा। तो आप क्या करें, आप समझ लें वेटेड मीन ग्रुप डेटे के मीन का ही फार्मूला है, सिंपली ये समझें। याद रखने के लिए एफ की जगह डब्ल्यू लिखते हैं, और कैलकुलेटर यूज करने के लिए आप ग्रुप डेटे की तरह कॉलम खोल ले, उसमें ये 2 कॉलम आपको देने, ऐसे ही है ना। सिर्फ अपनी याद दहानी के तौर पे एक्स में तो एक्स ही फीड करें, और जहां एफ फीड करना है वहां वैल्यू डब्ल्यू की रख दें। तो उसको क्या पता डब्ल्यू एफ है, उसने तो आपस में फार्मूला तो वही है ना, उसने एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करना है, आपने वहां वेट्स रखे हुए तो वो वेट से मल्टीप्लाई कर देगा, उसने तो अपना काम करना ही करना है। तो आप वेटेड मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। ऊपर सिर्फ टाइटल वो एफ ही लिखेगा, आपको पता है जी एफ वाले कॉलम में डब्ल्यू आप फीड करें, आप कहते मल्टीप्लाई करना था, एफ कहते हैं डब्ल्यू कहते, एक तो बात है, तो बात तो एक ही है। तो अब हम देखते हैं कि जी कैलकुलेटर से, आल्दो हमें ग्रुप डेटे का मीन का फार्मूला आता है, लेकिन चलें एक दोबारा खोल लेते हैं कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर ऑन कर लिया, ये वाला, मुझे फ्रीक्वेंसी ऑन करनी है, शिफ्ट सेटअप
नेक्स्ट पेज 4 ऑन। x मेरे पास है 70, देन 90, देन 50 एंड देन 60। नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर दें, अप एरो करें, जरूर नंबर 1 रो पर पहुंचना है आपने। देख लिया अगर नंबर 1 पर आ गए हैं 40, 30, 20, 10। ऑल क्लियर? शिफ्ट 1, 4, 2, मीन 71। पहले डेटे का मीन 71, ये बात 71। अब आपने दूसरे डेटे का मीन लेना है। W तो उसका वही रहेगा, अलबत्ता इस 70 की बजाय 85 एंड सो ऑन। अब अगर आप दोबारा डेटा एंट्री करने जाओगे, उसने सारा डेटा वॉश कर देना है। आपको पता जी एक कॉलम तो मेरा वही रहना है, दूसरा कॉलम अलबत्ता जरूर मैं चेंज करना चाहूंगा, तो आप एडिट कर लें, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। ये लें, एडिटिंग हो गई। 70 की बजाय उधर ही 85 टाइप कर दें, इक्वल कर दें, वो ओवरराइट कर देगा। 75 ओवरराइट कर दें, 45 इक्वल प्रेस कर दें, ओवरराइट कर देगा, और 65। बाकी ये ठीक है, ये टाइम बच गया आपका। शिफ्ट 1, 4, 2 इक्वल 72। दूसरा जो है वो मीन 72 आ गया। ठीक है ना? आप जरूर देखा करें कि जी मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज ऑलरेडी फीड ही है। अगर दोबारा ओरिजिनल फीडिंग वाली जगह पे जाओगे तो वो दोनों कॉलम दोबारा आपको करने पड़ेंगे, और जब एडिटिंग वाले कॉलम में जाओगे तो जो चीज भी आपने ऐड करनी होगी वो आप उसको एडिट कर ले, बजाय इसके कि आप नई उस चीज को जो है वो एंटर करें। जी अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो। तो वेट्स दिए जाएंगे, लाजमी नहीं वो परसेंटेज फॉर्म हो, इट मे बी एनी नंबर, कि जी इसकी वेटेज 7 है, इसकी वेटेज 3 है, इसकी 1 कर दें, नो प्रॉब्लम। परसेंटेज में भी हो सकते हैं जैसे इसमें दिए गए हैं। वेट्स कैलकुलेट करने का फार्मूला नहीं है, आपको प्रोवाइड किए जाएंगे कि इसकी वेटेज इतनी है, इसकी वेटेज इतनी है, कुछ इस तरह से करके। चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे आप। A student got 40, 50 and 35 marks in 2 class and 1 फाइनल टेस्ट। उस स्टूडेंट के 2 क्लास टेस्ट हुए और एक उसका फाइनल टेस्ट हुआ है। तरतीब से ही ये उसका क्लास टेस्ट है, ये उसका क्लास टेस्ट है, और ये उसका फाइनल टेस्ट है। A student got 40, 50 and 35 marks in 2 class and 1 final test. Find mean marks of 3 tests. उसके कहता है तीनों टेस्ट की एवरेज बताएं। यहां तक क्वेश्चन तो सिंपल 40, 50 जमा 35 डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड कर दिया आपने। कहता फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ 3 टेस्ट इफ वेटेज of final test is twice of each of class test. कहता है फाइनल टेस्ट की जो वेटेज है
वो क्लास टेस्ट से ट्वाइस है। एक जैसी फिर वेटेज तो ना हुई ना, फाइनल की वेटेज क्लास से डबल है, ट्वाइस है। कहता मीन बताओ, 3 टेस्ट हैं, वेटेज वाइज वो सेम नहीं है, फाइनल टेस्ट की वेटेज मीन वाले टेस्ट की वेटेज से ट्वाइस है, डबल है। आपने एवरेज बतानी है। करें शाबाश, बताएं क्या आंसर है। अच्छा जी देखिएगा, उसने कहा है कि आपने फाइनल टेस्ट की वेटेज मिड से ट्वाइस रखनी है। ये तो कंफर्म हो गया कि तमाम टेस्ट के तमाम मार्क्स की वेटेज एक जैसी नहीं है, डिफरेंट है। अब बताई नहीं हुई, पिछली एग्जांपल में बताई थी, बताई तो हुई है कि जो उससे डबल है। जब दो अननोनो, जैसे इसमें ये नहीं पता कि क्लास टेस्ट की वेटेज कितनी रखनी है और फाइनल टेस्ट की वेटेज कितनी रखनी है, ये दोनों ही अननोन है, दो अननोनो, लेकिन आपस में उनका लिंक दिया गया हो, लिंक तो है ना, तो उससे डबल करना है। तो फिर आप अपनी चॉइस के साथ कोई सी भी वेटेज रख दें क्लास टेस्ट की, लेकिन फाइनल की बस उससे डबल जरूर रखनी। क्लास, क्योंकि उसने मेंशन तो नहीं किया, बस उससे डबल रखना उसने कहा बस उससे डबल कर दीजिएगा। तो मैं क्या करता हूं, पहले क्लास टेस्ट इसकी वेटेज 1, दूसरे टेस्ट की वेटेज 1 और तीसरे टेस्ट की वेटेज 2 होगी ना डबल। 1 1 और 2 कर दिया मैंने, 1 1, बस इसकी डबल करनी है और उसके बाद मीन फाइंड कर दिया। 40 is the average marks of this students, 40 50 और 35 के लिहाज से। अच्छा, जहां तक ताल्लुक है वेटेज का, उसने कहा डबल करनी है। फर्ज करें आप 25 इसकी कर देते हो, 25 इसकी करनी पड़ेगी क्योंकि दो तो बराबर, इसकी फिर 50, इसकी 50 और मीन फिर सेम। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी क्या वेटेज रखी है, बस ये जरूर फर्क पड़ता है कि जी फाइनल की उससे डबल करनी है। तो आपकी अपनी चॉइस है, 1 1 2 कर दें, मैंने 25 25 50 कर दी, कुछ भी कर दे ना, उसमें ये नहीं है कि जी 25 25 ही करनी है एनी वन। इसकी मैं 9 कर देता हूं, 9 9, इसकी डबल 18 और फिर मीन वही। फिर मीन वही, ठीक है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन, ये वाला जो मैंने आपको लिखाया है ना, तो उसमें मेरा ख्याल जब नई आइडिया हुआ स्टूडेंट को, तो ये जी वेटेज क्या करें, तो उसने कहा तो डबल कर दें, तो जी रखनी कितनी है, वो कही जा रहा है डबल कर दें उसको, तो फिर जितनी मर्जी रख लें, तो मतलब तो यही है। तो ये तो नहीं कह रहा कि आपने उसकी इतनी रखनी है उसको डबल करना, कहते बस इसकी डबल करनी है, उसकी जो मर्जी रख दें, आप 15 रख दें तो फिर फाइनल की 30 कर दें, सबसे आंसर सेम है। ठीक है जी, चले, यहीं तक आपकी क्लास थी, बाकी फिर कल